ओसोप कोडिंग के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम सी और सी प्लस प्लस की जर्नी को एक लेवल और आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर्स के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है, प्रोग्रामिंग के साथ उसका क्या कनेक्शन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिटेल में समझा कि जब मुझे इनपुट आउटपुट मैनेज करना हो तो भी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट की नीड होती है, उसके इंटरफेस की नीड होती है। या फिर जब मुझे सीपीयू के थ्रू कोई कैलकुलेशन करना हो, कोई मेमोरी अलोकेट करना हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन करना हो, हर जगह हम लोगों ने नोटिस किया कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी कमांड डायरेक्टली हार्डवेयर को नहीं दे पाती है। यही सब बातें अगर हमें क्लियरली पता होंगी तो दोस्तों मुझे भरोसा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर आज नए फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों साथियों आपसे कि आप प्रीवियस 2 सेशन जरूर एक बार वॉच करें, उनको देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करें, तो जिससे कि हम लोग एक प्रॉपर फाउंडेशन डेवलप कर पाएँ, जिससे आगे की हमारी जो जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। तो इसी के साथ हम दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। आप लोगों ने फील किया होगा कि सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रोल है। सोर्स प्रोग्राम हम किसको बता रहे हैं दोस्तों कि प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसको मानते हैं हम लोग, जिसमें प्रोग्राम लिखने का जो स्टाइल है वो यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज से मैच होता है, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल, जावा, पाइथन, जो भी जावा स्क्रिप्ट, जो हम डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेजेस के साथ जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा हमारे जो सिंटेक्स होते हैं, जो कमांड होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को या उसकी ग्रामर से कुछ मैच करते हुए होते हैं। जो वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में होता है, प्रिंट का, डिस्प्ले का, राइट का, वही शब्दों को लैंग्वेजेस भी अपने सेम पर्पस के लिए यूज़ करती जब उसे मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले करना होता है। तो इन जितनी भी लैंग्वेजेस बनी है कहीं ना कहीं उन्होंने इंग्लिश की जो रूटीन वोकेबलरी है, जो उसके पॉपुलर वर्ड्स हैं, उन्हीं का यूज़ करके लैंग्वेजेस को डेवलप किया है। तो हाई लेवल लैंग्वेज बोलने से मतलब क्या हो गया, जो लैंग्वेज जिसके इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हों, सेंटेंसेस हों, तो उनको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो कि मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया कि हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें सी भी शामिल है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, और ओल्ड अगर समय में जाके देखेंगे तो पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, कोई भी लैंग्वेज की बात हम कर सकते हैं यहाँ पर। और लो लेवल लैंग्वेज से मतलब होता है असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज। ये दो लैंग्वेज में अगर हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इनपुट अगर दिया हमने, तो इससे हम लोग मानते हैं दिस इज अवर सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपका प्रोग्राम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है तो दैट इज कंसीडर्ड एज ए सोर्स प्रोग्राम। क्लियर। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, किसी भी यूजर ने, प्रोग्रामर ने किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई कोड लिखा है तो दैट इज कंसीडर्ड एज ए हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर। सिर्फ असेंबली लैंग्वेज वाले कोड को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब इसको मानते हैं कि ये मशीन के हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा क्लोज है। असेंबली को लो लेवल इसलिए बोलते हैं कि असेंबली का जो स्टेटमेंट होता है दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेबल टू द इक्विवेलेंट मशीन कोड। क्लियर। बाकी लैंग्वेजेस के मशीन कोड को कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ हायर लेवल ट्रांसलेशन। क्लियर। तो ये बात थोड़ी हमें समझ में आना जरूरी है कि सबसे पहले मशीन लैंग्वेज के जस्ट ऊपर जो लैंग्वेज काम करती थी, आज भी अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आप खोलेंगे, चाहे वो लिनक्स हो, विंडोज़ हो, यूनिक्स हो, किसी के भी आर्किटेक्चर को ओपन करेंगे तो आपको हजारों लाखों लाइन के असेंबली के स्टेटमेंट आज भी मिलेंगे आपको। आप जब विंडोज़ की डीएलएल को जाके देखोगे ना तो दोस्तों आपको अंदर क्या मिलेगा, सिर्फ असेंबली की लाइंस। मतलब हम भले ही एक हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर दें, पर जो माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग है, जो हार्डवेयर का जो इंटरेक्शन है, दैट इज इंटरनली एस्टेब्लिश्ड बाय द असेंबली लैंग्वेज। तो आज भले ही कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सॉफ्टवेयर बना ले, लेकिन जब जब कहीं पर हार्डवेयर के इंटरेक्शन की नीड होती है, हार्डवेयर से कम्युनिकेशन की नीड होती है, तो पीछे वो पूरा कम्युनिकेशन किसके थ्रू कंट्रोल होता है, असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। तो असेंबली की अच्छी खासी लाखों लाइंस के असेंबली के कोड जो होते हैं
वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटीग्रेटेड होते हैं और उसी के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इतने कॉन्फिडेंटली सारी डिवाइसेस के साथ में इंटरेक्ट कर पा रहा है। क्लियर? तो ये बात मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ रही होगी। अभी सोर्स प्रोग्राम से मतलब हो गया कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को या असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अवर सोर्स प्रोग्राम, जो भी यूजर ने प्रोग्रामर ने लिखा है। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किसको बोल रहे हैं हम लोग दोस्तों? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से मतलब है प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इन मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटेड इन मशीन लैंग्वेज से मतलब क्या हो गया? अब कंप्यूटर तो समझता से मशीन लैंग्वेज को है। मशीन लैंग्वेज मतलब में डायरेक्टली कोई कंट्रोवर्सी इसमें नहीं रखना चाहते। हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर जब काम करता है तो मशीन लैंग्वेज को समझता है, वो नंबर्स की लैंग्वेजेस को समझता है। क्लियर? तो जब आपने सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में अगर कोड लिखा है तो दुनिया की हर लैंग्वेज के कोड को हमें पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा और ट्रांसलेशन के बाद फिर कंप्यूटर उस कोड को एग्जीक्यूट कर पाएगा। ये बात आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में महसूस की होगी कि कई बार हम लोग देखते हैं ना, हमारे जो देश के जो लीडर हैं या कोई सपोज हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, अगर वो किसी और कंट्री में जब विजिट करते हैं और वहाँ की लैंग्वेज को डिफरेंट है तो वो एक पर्सन को साथ में लेके जाते हैं जिसको बोलते हैं एक बाइलिंगुअल पर्सन साथ में होता है, द्विभाषीय, जिसको हिंदी इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है वो आती हो, या फिर जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, सपोज जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज होगी, फ्रांस अगर विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंच होगी। तो जो भी ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू जो हमारे लीडर अगर उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक पर्सन को साथ में रखते हैं जो कि उनकी दो लोगों की बातचीत को ट्रांसलेट करके बताते हैं। दे आर ट्रांसलेटर्स, ताकि वो समझ पाए एक व्यक्ति जो बात बोल रहा है दूसरा व्यक्ति ट्रांसलेशन के बाद उसको समझ पाए। कई बार हमारे इंडिया में भी ये चीज़ हम फील करते हैं कि हम अगर किसी हिंदी स्टेट को बिलोंग करते हैं और आप तेलुगु में या मराठी में अगर किसी पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो पर्सन अगर मराठी या तेलुगु एरिया को बिलोंग करते हैं तो फिर वहाँ पर आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन की नीड होती है। विदाउट ट्रांसलेशन हमारी लाइंस को, हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। सेम प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर के साथ में। हाँ, अच्छी बात है कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। तो दुनिया की जितनी सारी लैंग्वेजेस को हम लोगों ने नाम सुने हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, तो हमने एक इम्पॉर्टेंट बात क्या समझी है कि जब तक हम हमारी लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को, उसके स्टेटमेंट को समझ नहीं पाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं हाई लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में उसकी ग्रामर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अगर लिखूंगा, सही स्टेटमेंट अगर लिखूंगा, उसका सिंटेक्स अगर प्रॉपर होगा, तो ही वो कोड आपका आगे जाके ट्रांसलेट होगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। मतलब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कब बनेगा, यहाँ पर कब हम बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनेगा? जब ये प्रोग्राम प्रॉपरली लिखा हो। सपोज मैं C++ में अगर कोड लिख रहा हूँ तो C++ की ग्रामर या उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वो सही होना चाहिए। जावा पाइथन में कोड लिख रहा हूँ तो जावा पाइथन के सिंटेक्स के हिसाब से कोड हमारा सही होना चाहिए। तो लैंग्वेज आपकी हमारी कोई भी हो सकती है दोस्तों। सिंपल सा थॉट है, उस लैंग्वेज की ग्रामर को समझें, उसके सिंटेक्स को समझें, फिर हम अपने स्टेटमेंट्स को लिखना स्टार्ट करें। जैसे बाकी लैंग्वेजेस की ग्रामर होती है, वैसे ही कंप्यूटर में जितनी लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, हम जो आगे C++ जो सीखने जा रहे हैं वो भी यही है। हमें उसके सिंटेक्स को समझना है, ग्रामर को समझना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है। क्योंकि लैंग्वेज सीखना एक बार आ गई, सपोज मुझे अगर हिंदी आती है कॉन्फिडेंटली, तो आई कैन नॉट टीच इकोनॉमिक्स, आई कैन नॉट टीच मैथमेटिक्स अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं हूँ तो लैंग्वेज आना सब कुछ नहीं है। वैसे ही आगे जाके जब कंपनी आपको टेस्ट करेगी, आपका असेसमेंट करेगी, तो ठीक है, आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। आप C++ को में आपकी एक्सपर्टीज हो या जावा में हो, पाइथन में हो, हम किसी भी लैंग्वेज के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज के थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं। बस कंपनी की शर्त क्या होती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल शो कर पाओ, आप उनको एक कैपेबिलिटी बता पाओ कि आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत स्ट्रांग है, आपका DSA
डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर हम कंटेनर्स को प्रॉपर समझ रहे हैं कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा और कैसे उस डेटा पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे, जब तक इन कोर एट्रीब्यूट्स में, कोर कॉन्सेप्ट्स में हम स्ट्रांग नहीं होंगे, कोई भी टॉप आईटी एमएनसी या ड्रीम आईटी एमएनसी हमारा सिलेक्शन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उससे रिक्वायरमेंट सिर्फ एक लैंग्वेज के सिंटेक्स की नहीं है। बड़ा आसान है लैंग्वेज को सीखना। जब आप इस चैनल पे लगातार जुड़े रहोगे तो आपको ये कुछ दिनों के बाद फील होगा कि प्रोग्रामिंग सीखना जो है ना, जो हम लोग क्लेम करते हैं आज से नहीं, 25 ईयर्स से, पिछले 25 सालों से हम लोग एक स्पेशल लाइन हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में लिखते आ रहे हैं कि जहाँ प्रोग्रामिंग बच्चों का खेल है। तो वैसे ही खेल खेल में आप सिंपल फोकस्ड होकर अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय के बाद हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो मैंने बताया था आपको कि 7वें आसमान पर होगा और हम कैपेबल होंगे बड़ी से बड़ी आईटी कंपनी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक करने को लेके। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोर्स प्रोग्राम मतलब सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मैं कंसीडर करता हूँ सोर्स प्रोग्राम, दैट इज रिटन इन आइदर इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हम किसको बताते हैं यहाँ पर? जिस प्रोग्राम को प्रॉपर, अगर वो ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखा है, प्रॉपरली रिटन है, देन दैट कैन कन्वर्ट इनटू इट्स इक्विवेलेंट मशीन कोड and after that translation we receive this object program। क्लियर? हमें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कब मिलेगा दोस्तों? जब किसी भी सोर्स प्रोग्राम को ग्रामेटिकली करेक्ट होने के बाद, सिंटेक्स वाइज करेक्ट होने के बाद हम इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही उसको कन्वर्ट करते हैं यू विल फाइंड एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्लियर? तो मुझे भरोसा होगा कि आप समझ पा रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या जरूरी, और इसको, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज कंपाइलर। कंपाइलर का क्या रोल है दोस्तों? ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर को भी हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पर? दिस इज वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दे आर कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। मैंने ये बात पहले भी क्लास में की हुई है। इसे हम लोग क्या मानते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर से मतलब क्या हो गया कि किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए वी नीड कंपाइलर। तो कंपाइलर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को उसके इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। मतलब अगर मैं फोर्ट्रेन में प्रोग्राम लिख रहा था, मैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कोबोल में लिख रहा हूँ, पास्कल में लिखता हूँ, C++ में लिखता हूँ, जावा में लिखता हूँ, हर लैंग्वेज में हम लोग क्या फील करते हैं? हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कंपाइलर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि कंपाइलर पहले ग्रामेटिकली आपके जो भी सिंटेक्स होंगे, जो स्टेटमेंट होंगे, उनको चेक करेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैंने सपोज C++ में कहीं पर लिखा सी आउट और ओसोप और मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, यहाँ पर सेमीकोलन अभी शुरू में हो सकता है, जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो सेमीकोलन मिसिंग वाली मिस्टेक आ सकती है, गलती हो सकती है, या फिर सेमीकोलन लगाया है, हो सकता है हमने डबल कोट्स टर्मिनेट नहीं करा हो, तो एरर किसी भी तरह की हो सकती है। अगर हमारा सिंटेक्स लैंग्वेज की ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर ये जो एरर है, ऐसी एरर्स होती है सिंटेक्स एरर। कंपाइलर अगर एक भी एरर आपके प्रोग्राम में देखता है तो फिर आपके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता है। प्रोग्राम जब 100% कंप्लीट होगा, एक्यूरेट होगा, सिंटेक्स वाइज सही होगा, तो ही वो उसके इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लें अपन कि जब तक मेरी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग वीक है, पुअर है,
तब तक हम लोग स्मूथ प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। प्रोग्रामिंग जर्नी में शुरुआत हमारी इस बात पे फोकस करेगी कि हम सिंटेक्स वाइज कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी जल्दी हम लोग ये छोटी छोटी गलतियां करना छोड़ेंगे। इस बात पे हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी की फाउंडेशन टिकी है दोस्तों। क्लियर? तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्लियर? दे आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड व्हाट दे डू, कंपाइलर्स परफॉर्म द ट्रांसलेशन फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। अब वो C++ का हो, सी का हो, कोई भी लैंग्वेज का कंपाइलर हो सकता है। अलग अलग लैंग्वेजेस के कंपाइलर अपनी ग्रामर के अकॉर्डिंग कोड को ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर? अब कंपाइलर करता क्या है, ये पूरी जो मैंने बात बताई आपको कि एनालाइज करेगा लैंग्वेज के पूरे स्टेटमेंट को, ये एरर थ्रो कर देगा इफ इट फाइंड्स एनी सिंटेक्स एरर। जो मैंने बात अभी आपसे कर चुका हूं कि अगर मैंने ओसो प्रिंट किया सी आउट के थ्रू या प्रिंटफ के थ्रू और डबल कोट्स अगर यह मिसिंग था, डबल कोट्स अगर मैं लगाना भूल गया, तो तुरंत कंपाइलर उसको एनालाइज करेगा सिंटेक्स को। वो देखेगा कि स्टार्टिंग डबल कोट्स तो आया, उसका मैचिंग जो क्लोजिंग डबल कोट्स से नहीं मिल रहा है, सिंटेक्स में अवेलेबल नहीं है आपके कोड में, तो वो तुरंत एरर फ्लोट कर देगा, वहां पर एरर शो कर देगा आपको पर्टिकुलर लाइन नंबर के साथ में, एंड दैट इज अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। क्लियर? ऐसी कोई भी स्पेसिफिक एरर आपको आ सकती है यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जीरो एरर आती है तो फिर ये पूरा सोर्स कोड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, मशीन लैंग्वेज में। ये बात भी हम कर चुके हैं कि अगर हमें काम करना है किसी कंपाइलर के अंदर, अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करना है, तो सिंपल सा थॉट है कि हम 100% एक्यूरेट स्टेटमेंट लिखें। पहले दिन में ये इस पोजीशन पे हम नहीं आते, लेकिन जो हमारा फेज़ 1 है, जो मैंने स्टार्टिंग सेशन में डिस्कस किया था कि फेज़ 1 तक हम फाउंडेशन लेवल पे खूब मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। जैसे ही फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग होगा, अच्छा फीलिंग हम लोग कर चुके होंगे, तो फिर हमारी फेज़ 2 की जर्नी कंपेरेटिव स्मूथ होगी, थोड़ी सी स्पीड अप बन जाएगी हमारी। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट कंपाइलर का रोल है दोस्तों। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है असेंबलर। असेंबलर मैंने अभी आपको बताया था, आपको याद होगा, असेंबलर लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए डिजाइन होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के लिए असेंबलर डिजाइन होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दे आर ऑल्सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। मतलब जो काम कंपाइलर का है सेम काम असेंबलर का है, बस असेंबलर जो होते हैं वो स्पेसिफिकली असेंबली लैंग्वेज के लिए बनते हैं और कंपाइलर बाकी सारी लैंग्वेजेस के लिए बनेंगे। बाकी सारी लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास कंपाइलर है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए हम किसका यूज करते हैं, असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो असेंबलर का रोल भी वही है, सेम लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी सेम काम करेगा, पर डिफरेंस क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के बजाय असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ये कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज के स्टेटमेंट दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा। जैसे ए को डिक्लेयर करते हैं असेंबली में, डिक्लेयर स्टोरेज 2 बाइट, ए DS2, DS इंडिकेट करता है डिक्लेयर स्टोरेज 2 बाइट। वैसे ही फिर एक कमांड होता है इसमें, लोड ए। लोड ए क्या करता है, इसको, इस ए को मेमोरी में लोड कर देगा जाके। कई बार अगर आपने बी भी लिया, बी DS2, तो बी के लिए भी 2 बाइट का मेमोरी एरिया अलोकेट हो गया। जैसे हम लोग इंट XY स्टेप के स्टेटमेंट लिखते हैं कि नहीं प्रोग्रामिंग में, वैसे असेंबली के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। वैसे असेंबली की मेमोरी लोड होगी, डेटा लोड होगा। असेंबली में भी इस तरह के कमांड आपको देखने को मिल सकते हैं, एड A, B, मतलब ए और बी की वैल्यू ऐड करके रिजल्ट को ए में स्टोर करो। तो ये जब आप थोड़ा सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने रजिस्टर्स पढ़े 8 बिट 16 बिट, और उसके साथ ही असेंबली का बेसिक वर्किंग आपको क्लियर होगा कि कितने क्लोज जाके असेंबली लैंग्वेज सीधे सीधे रजिस्टर्स पे काम करती है, और इसलिए असेंबली को सबसे फास्ट लैंग्वेज माना जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग होती है, CPU की जो प्रोग्रामिंग होती है, वो पूरी प्रोग्रामिंग आपको असेंबली के अंदर मिलेगी। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बार फिर आपसे बात की थी कि असेंबली की लाखों लाइंस के कोड लिखे रहते हैं, हमारे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी में मिल जाएंगे आपको, यूनिक्स में, लिनक्स में,
आप दुनिया का कोई भी ओएस यूज़ करो, अगर आपको हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, ऑल द हार्डवेयर आर कंट्रोल्ड बाय द असेंबली लैंग्वेज। क्लियर? ये बात 100% फैक्ट है। इसको माइंडसेट में रख के ही हमें अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करना चाहिए। फंडामेंटल हमें पहले समझना चाहिए। हो सकता है आप में से कई लोग जो वॉच कर रहे हो अभी, वो हो सकता है आईटी को बिलोंग नहीं करते हो, कॉमर्स मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आए हो। तो हम लोगों ने इतनी बातें अभी तक जो पिछले 3 लेक्चर में की है, अगर कोई नोवाइस यूज़र है या जिसका पहली बार कंप्यूटर फील्ड में आना हुआ है, वो भी स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को समझ पाएंगे और उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होगा जितना एक टेक्निकल स्टूडेंट का होता है। क्लियर है दोस्तों? तो असेंबली के ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं अभी समझने के लिए, और डिटेल बात की जा सकती है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग C++ की बात कर रहे हैं, अब हम लोग इतने पुराने, हमारा 25 ईयर्स से हम लोग टीचिंग फील्ड में हैं, तो हमने असेंबली, कोबोल, पास्कल के ज़माने से पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग शुरू करी, और आज जब C++, DSA, जावा, पाइथन, इन लैंग्वेजेस तक भी हम आपके साथ में इंटरेक्शन कर पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए हैं, उसका एक ही कारण होता है कि हमें लैंग्वेजेस बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको समझना रहेगा, फंडामेंटल अगर हमारा स्ट्रांग है तो हमारे लिए सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो बड़ी आसानी से हम उस पर कमांड कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। यही मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी में इतना स्ट्रांग फंडामेंटल बना चुके होंगे कि आपको कहीं भी जब किसी और लैंग्वेज से आपका इंटरेक्शन होगा तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि इसकी 50-60% जो बातें, जो उसके कॉन्सेप्ट है, जो सिंटेक्स है, वो पहले से जानता हूँ, पहले से कमांड है आपकी उन चीज़ों में, तो फिर हमारे लिए फ्यूचर की जर्नी बहुत आसान और स्मूथ हो जाएगी दोस्तों। क्लियर? तो असेंबलर के बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर होता है लिंकर। लिंकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है, जो कंपाइलर या असेंबलर ने आपको रिटर्न किया, जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, उस मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम कन्वर्ट हुआ, वो प्रोग्राम जिसको आपको याद होगा हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और अगर उसको चलाने के लिए किसी और लाइब्रेरी फाइल की रिक्वायरमेंट होती है तो लिंकर क्या करता है, लिंकर विल लिंक योर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को लाइब्रेरी फाइल के साथ में लिंकर लिंक करता है। तो लिंकर का रोल समझ में आ रहा है क्या है? लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर विच ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। मतलब उसका मेन काम क्या हो गया? इट लिंक्स अवर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपने कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, उसको लिंकर क्या करेगा? आपकी जो भी लाइब्रेरी है उसके साथ में उसको लिंक कर देगा। और दोस्तों जब हम C++ से जर्नी शुरू करते हैं तो ये लिंकर का रोल आपको दिखेगा। ये तो अब मशीन के कॉन्फ़िगरेशन हाई हो गए हमारे। पहले के समय में जब थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लो होता था तो लिंकिंग ऑपरेशन भी होते हुए दिख जाता था कई बार। अगर थोड़ा सा स्लो मशीन होती थी तो आपको दिखता था कि जब मैं कंपाइल या रन करता हूँ प्रोग्राम को तो उसके बीच में एक लिंकिंग वाली प्रोसेस भी हमको खुली आंखों से दिखती थी सारी होते हुए। अब चूंकि हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन है हमारे पास, सिंगल यूज़र मशीन है डेस्कटॉप, तो हम लोग कई बार वो फील नहीं कर पाते हैं कि लिंकर यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है। पर ये समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? अगर लिंकर इस काम को नहीं कर पाता है सपोज, तो फिर आपके प्रोग्राम में एक एरर आती है जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग एरर। और लिंकिंग एरर आने के सिम्टम्स क्या होते हैं? आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा, कंपाइल प्रॉपर होगा, ट्रांसलेट भी हो जाएगा कोड, लेकिन वो प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा। तो अगर प्रोग्राम में कहीं लिंकिंग एरर होती है या आपका लिंकर किसी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को अगर लिंक नहीं कर पाता है तो फिर ये स्थिति बनती है कि वो लिंकिंग एरर टाइप की एरर आपके सामने कई बार आती है। हालांकि बहुत रेयर होती है, पर जो लोग नेटवर्क पे कई बार काम करते हैं, यूनिक्स एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो उनको ये कई बार रेगुलर फील होती है जब हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी कंटिन्यू रखते हैं जब। क्लियर? तो ये एक लिंकर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर था लोडर। लोडर बड़ी सिंपल सी टर्म है, जो भी प्रोग्राम लिंकर ने आपको लिंक करके दिया है उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में लोड करना। तो लोडर का काम समझ में, नाम से भी क्लियर है। लोडर का मेन काम है टू लोड प्रोग्राम इन मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम।
रैम में जाके अपने प्रोग्राम को लोड करना। ये तुम जानते हैं कि एक सेकेंडरी मेमोरी है जहाँ हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर्ड है, दैट इज मैग्नेटिक मेमोरी। और कंप्यूटर जो काम करता है वो तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में प्रोग्राम जाके अपनी स्पेस होल्ड करता है। ये लोडर का मेन रोल होता है। जैसे ही एक बार प्रोग्राम लोड हो जाता है प्रॉपरली, तो फिर हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहां से आपको मिलता है रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ये जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते हैं कि नहीं, 2 नंबर्स को ऐड करना है, आपने दिया इनपुट की, सपोज फर्स्ट नंबर एंटर कीजिए, फिर आपने नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर कीजिए, फिर वो नंबर एंटर किया। ये स्थिति कब बनेगी? आफ्टर लोडिंग। जब तक लोडर आपके प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लोड नहीं कर देता, जब तक हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात मैं समझता हूँ बड़ा क्लियर हुआ होगा दोस्तों आपको। कई बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि लिंकर लोडर कई बार कॉमन भी होते हैं। लोडर में लिंकिंग भी एक ऑपरेशन हो जाता है। तो कुछ ऐसे लोडर सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ पर लिंकर लोडर क्लब्ड भी होते हैं। ऐसे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो क्लब्ड भी हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली आपके माइंड में होना जरूरी है। क्लियर? तो ये रोल है लोडर सॉफ्टवेयर का, जो प्राइमरी मेमोरी में हमारे प्रोग्राम को लोड करेगा, जिसके बाद वी कैन गो फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन। जो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट आफ्टर लोडिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी बड़ी कॉमन टर्म है दोस्तों, हम लोगों ने नोटिस किया होगा। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए डिजाइन होते हैं। ये बड़ी पॉपुलर टर्म है इंटरप्रेटर। कई लैंग्वेजेस जो हैं उनको मानते हैं कि दे आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे जावा के साथ में सुनते हैं कि जावा कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावा में 2 बार ट्रांसलेशन होने की संभावना है। जावा का जितने प्रोग्राम बनाओगे आप, पहले कंपाइलर के पास जाता है वो। जावा कंपाइलर एक यूनिक बाइट कोड जनरेट करेगा, उस बाइट कोड को लेके हम जावा इंटरप्रेटर के पास जाते हैं, तब जाके जावा इंटरप्रेटर उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। जब पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इंटरप्रेटर का रोल है। आपने पहले के ज़माने में सुना होगा, हमारे फैमिली में या उनसे वीबी, विजुअल बेसिक वगैरह में आपने काम किया होगा, तो वो इंटरप्रेटर यूज़ करती है। तो कई इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है जहाँ पर इंटरप्रेटर की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। क्लियर? बस इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि दे ओनली डिज़ाइन फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटरप्रेटर जो होते हैं दे परफॉर्म्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब वो जो काम हमने बोला ना अभी, ट्रांसलेशन, लिंकिंग, लोडिंग, ये पूरी जो प्रोसेस होती है एग्जीक्यूट करने की, ये इंटरप्रेटर में एक साथ होती है। जब जब इंटरप्रेटर यूज होगा तो वो हर लाइन के लिए, अगर आपका 4 लाइन का प्रोग्राम होगा तो फर्स्ट लाइन को इंटरप्रेटर लेगा, उसको लिंक करना, ट्रांसलेट करना, लिंक करना, लोड करना और एग्जीक्यूट करना। तो इसलिए इंटरप्रेटर को नॉर्मल केसेस में स्लो माना जाता है। जो लैंग्वेजेस प्योर इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड कंपेरेटिव स्लो मानी जाती है। कारण क्या होता है कि वो हर लाइन को ट्रांसलेट भी करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। क्लियर? तो इंटरप्रेटर की प्रोसेस कंपेरेटिव स्लो मानी जाती है। जबकि इसी के साथ अगर कंपैरिजन देखेंगे हम कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, तो कंपाइलर सिर्फ कोड को ट्रांसलेट करता है जबकि इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ले लेगा। अगर 50-100 लाइन का प्रोग्राम है तो पूरी 100 लाइन कंपाइलर एक साथ लेगा। जहाँ जहाँ उस पर एरर्स दिखेंगी, 4 एरर है, 6 एरर है, वो एक साथ शो कर देगा सारी। तो कंपाइलर कंपेरेटिव फास्ट होते हैं। इंटरप्रेटर के साथ में क्या होगा कि वो कंपेरेटिव स्लो होंगे, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, लिंक करेंगे, लोड करेंगे, रन करेंगे उसको। क्लियर? तो ये बात समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या रोल है। क्योंकि जब हम सी और C++ के सारे प्रोग्राम को बनाएंगे, चलाएंगे, तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी, आगे वो किस तरह से रोल प्ले करेंगे, यह भी और ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं इसको कंप्लीट, जितने भी हमने पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं, इन सभी को हम लोग एक डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
ये जितने भी टॉपिक अभी हमने आज डिस्कस किए दोस्तों, इनको अब कंसोलिडेट करने का समय आ गया है। ज्यादा अच्छे से हम लोग बात कर पाएंगे इस सब्जेक्ट पे। ये आज के पूरे लेक्चर का जो निचोड़ है वो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में वो सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की सारी स्टेप कवर करेगा। अगर हम C++ सीखने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे हर प्रोग्राम की जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो क्या होगी, प्रोग्राम लिखते समय क्या सीन होगा, कंपाइल होने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी, लिंकर लोडर की भूमिका क्या होगी, ये सारा मैं इसके साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड, ये हम बात कर चुके हैं। प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर दोस्तों असेंबलर भी आ सकता है, अगर कोई समझना चाहे तो यहाँ असेंबलर भी लिख लें कंपाइलर के साथ में। बोथ आर कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। असेंबलर भी हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा और कंपाइलर भी हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो सपोज मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, और उसका नाम हमने दे दिया add.c या add.cpp। अगर मैंने C++ से बनाया तो उसको .cpp के एक्सटेंशन के साथ में सेव कर लूंगा, और अगर मैंने प्योर C में कोड लिखा है तो मैं .c के साथ में उसको सेव कर लूंगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेजेस हमको एक साथ कवर करनी है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट को ही हमें समझना है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर मोड में आगे बढ़ेगा। एक समय आएगा जहाँ पर C फिनिश हो जाएगी और फिर आगे पूरी जर्नी हमारी C++ के साथ में होगी। क्लियर? तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमने किसको दिया, कंपाइलर को। कंपाइलर ने उसकी ग्रामर चेक करी, सिंटेक्स चेक किया पूरा। अगर इसमें कुछ भी एरर है तो वो सारे एरर्स यहीं पर शो कर देगा। अगर आपका प्रोग्राम में कहीं भी एरर है तो फिर ये ट्रांसलेट नहीं होगा, आगे कन्वर्ट नहीं होगा, ये प्रोग्राम हमारा यहीं ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपको जाके फिर से प्रोग्राम पढ़ेंगे, पूरा रीड करेंगे, जो सिंटेक्स वाली एरर्स है वो सारी दूर करेंगे। क्लियर? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी। एक और बात मैं आपसे आगे करूंगा, जब हम C++ करते हैं तो यहाँ पर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और होता है। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब जो हैश वाले स्टेटमेंट देखते हैं कि नहीं आप, सारे हैश वाले, ये सारे हैश वाले स्टेटमेंट कंपाइल होने से पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये बात आज ही अपन नोट कर लें, स्पेसिफिक बात। जितने C और C++ में आप ये हैश वाली लाइन जहां जहां भी देखोगे, कहीं भी प्रोग्रामिंग में, आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जब मैं अपना प्रोग्राम कंपाइल करता हूं तो कंपाइल होने से पहले हैश वाले सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मतलब कंपाइलर को कभी भी हैश नहीं मिलता है, क्योंकि हैश वाली लाइन प्री कंपाइलेशन प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो चुकी है। क्लियर? तो यहां पर एक और प्री कंपाइलर लगा रहता है इस जगह पे। सोर्स कोड पहले प्री कंपाइलर के पास जाता है। अगर वो हैश वाली जितनी जो भी कोड लिखे हैं आपने स्टेटमेंट, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अब वो प्योर C में कन्वर्ट हो चुका है कोड आपका पूरा, फिर वो जाता है C और C++ कंपाइलर के पास। अगर हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली लिखा हुआ है, सब कुछ सही है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में जब C और C++ ट्रांसलेट होती है तो वो फाइल बनाती है OBJ फाइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी फाइल C और C++ से बनती हैं। तो जब सोर्स प्रोग्राम बनाते हैं तो .c और .cpp, ये तो हमारी सोर्स फाइल हो गई। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या हो गया, .obj। .obj इंडिकेट करता है कि ये जो प्रोग्राम ट्रांसलेट होने के बाद मिला है दैट इज इन मशीन लैंग्वेज, वी कैन नॉट रीड दिस प्रोग्राम। आप चाह के भी इसको पढ़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब जब ये प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में आ चुका है तो ये लिंकर का रोल क्या है? लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरी नाम की डायरेक्टरी आपको अपनी मशीन पे मिलेगी।
अभी अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया तो हम लोग हमारा वीडियो इंस्टॉलेशन को लेके आपको जिस प्लेटफॉर्म में C++ जिस आईडी में लिखने की इच्छा होगी उसको कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, ये सारी प्रोसेस आपको ओसो कोडिंग के चैनल पे मिल जाएगी। चाहे वो फिर टर्बो C++ हो, विजुअल कोड के साथ में आपको काम करना हो, सबलाइम एडिटर के साथ काम करना हो, डेव C++ हो, क्लियर कोड ब्लॉक हो, कोई भी टूल हो, हम किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन बाउंडेशन नहीं है। हम सभी के साथ आपको इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन की प्रोसेस हमारा एक सेपरेट सीरीज मिलेगी आपको वीडियोस की, वहाँ पर जाएंगे आपको सारी मिल जाएगी, और उसकी लिंक हम लोग इस वीडियो के साथ में भी अटैच कर देंगे, जिससे कि जब हम आगे बढ़ेंगे या प्रोग्रामिंग जर्नी जब शुरू करेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए कि हमें कैसे किस एनवायरनमेंट में आपको कोड लिखना है और कैसे उसको कंपाइल करना है, कॉन्फ़िगर करके लैंग्वेज को चलाना है। क्लियर। तो ये लाइब्रेरी नाम का फोल्डर आपको मिलेगा, लिब नाम की डायरेक्टरी। ये जो लाइब्रेरी फाइल होती है C++ की, ये सारी मशीन कोड में ही होती है, मतलब दे ऑल आर कंपाइल्ड कोड। जैसे आजकल ओपन सोर्स कोड की बात करते हैं कि हम लोग कि हर जगह जो मार्केट है वो ओपन सोर्स का ज़्यादा है। ओपन सोर्स का क्योंकि कोड पूरा विजिबल है सभी के लिए। तो C++ के साथ में रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये पूरी कंपाइल्ड कोड लाइब्रेरीज है। इस लाइब्रेरी को हम चाह के भी रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब कुछ ट्रांसलेटेड है। लेकिन आपने printf अगर फंक्शन लिखा हुआ है या आपने कोई मैथमेटिक्स का कोई फंक्शन लिखा हुआ है, क्लियर, स्क्वायर रूट के लिए आपने कोई कोड लिख दिया, सपोज यहां पर जो इच्छा हो आपकी, POW आपने कोई कोड लिख दिया, और आपको पावर कैलकुलेट करना है, तो ये सारे फंक्शन को रन टाइम पर कैसे चलाएंगे अपन? तो C++ की जब तक लाइब्रेरी फाइल अटैच नहीं होगी लिंकर के साथ में, तब तक आपका ऐड प्रोग्राम, ऐड फंक्शन ना तो printf को चला पाएगा, ना कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को चला पाएगा। मैं ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल में जितने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिनको कि आपने इंक्लूड करा है प्रोग्राम के साथ में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस लाइब्रेरी को आपका लिंकर प्रोग्राम के साथ में लिंक करेगा। जब तक ये लिंक नहीं होंगे तब तक आगे उस प्रोग्राम को हम रन नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम आगे लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो डिटेल में इस बारे में एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि ये जड़ें, इन जड़ों को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो हमारे लिए लैंग्वेजेस पे कमांड करना बहुत आसान होगा दोस्तों। अब जब लिंकर ने इन दोनों को लिंक कर दिया, आपके 8.obj प्लस लाइब्रेरी, दोनों को लिंक कर दिया लिंकर ने। लिंक करने के बाद प्रोग्राम किसको मिल गया? अब लिंक्ड प्रोग्राम मिला लोडर को। लोडर ने आपके लिंक्ड प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लोड कर दिया। प्राइमरी मेमोरी में लोड करना मतलब किस में लोड कर दिया? रैम में। क्लियर, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो लोडर का रोल क्या होगा? जो भी प्रोग्राम लिंक्ड होके आया है, लोडर इस प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लोड करेगा। लोड करने के बाद दोस्तों यहाँ जाके हमको मिलता है रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। मतलब ये जो प्रोग्राम रोज आप रन करते हो ये कब आता है, कब हम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं कि हम यहाँ आके बोलते हैं कि 8.exe और एक टेम्परेरी फाइल और बनाता है ये 8.back। तो हमें नॉलेज में होना जरूरी है। .c.cpp तो सोर्स फाइल है, कन्वर्ट होने के बाद आपको मिलेगा .obj, फिर आपको मिलेगी .exe और .back। तो एक टेम्परेरी फाइल है। जब लैंग्वेज exe बनाती है तो exe बनाने की प्रोसेस में मशीन इसके साथ में एडिशनल फाइल जनरेट करती है, जिसका कोई रोल नहीं होगा, हम डिलीट भी कर देंगे बैकअप फाइल्स को सारी, तो भी कहीं कोई इश्यूज नहीं है। क्लियर। हाँ, exe बनने का मतलब क्या हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें डे 1 में नोट कर लेना चाहिए दोस्तों, C++ के सारे प्रोग्राम छोटे हो बड़े हो प्रोजेक्ट लेवल पे हो, हर प्रोग्राम अपनी अपनी एग्जीक्यूटेबल बना के देता है, exe बना के देता है। मतलब C++ की खासियत ये कि एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे अगर ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, कुछ फैक्टोरियल निकालने का, कुछ अरेज में कोई ऑपरेशन करने का, स्ट्रिंग में कोई ऑपरेशन करने का, सारे प्रोग्राम अपनी खुद की exe फाइल बनाते हैं।
तो EXE फाइल बनाने का फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों कि ये रेडी टू रन प्रोग्राम है। आप सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पर इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया है, सेम मशीन पे जाके आप कहीं भी इस EXE को रन कर दो, तो आपको सोर्स फाइल की नीड नहीं होगी, हम लोग EXE को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे कोड को चलाने में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस की है। कौन कौन सी फाइल बनाती है C++, ये क्लियर हो गया हमको। .obj का रोल क्या है, .exe का रोल क्या है, क्लियर। मैं समझता हूँ हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में बनाना है तो प्रोग्राम बनाने में क्या क्या स्टेप लगती है। पहली ट्रांसलेशन, देन लिंकिंग, देन लोडिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होने के बाद ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। तो अगर मुझे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, और मैंने एक बात और बोली थी आपको याद होगा, अगर लिंकर इस लाइब्रेरी को लिंक नहीं कर पाता है तो फिर आपको एक लिंकिंग एरर जनरेट होती है। लिंकिंग एरर का मतलब होता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गया, मतलब आपको मशीन पे ओबीजे फाइल मिलेगी, वहां पर आप जाके देखोगे आपको .obj मिलेगी, बट यू कैन नॉट एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट लिंक्ड योर ट्रांसलेटेड प्रोग्राम विद द लाइब्रेरी फाइल, क्लियर। अगर वो लाइब्रेरी फाइल के साथ इसको लिंक नहीं कर पाएगा तो दोस्तों फिर क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये लिंकिंग एरर जनरेट करेगा। और लिंकिंग एरर के सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता लगेगा कि लिंकिंग एरर है? तो उसके सिम्टम्स होते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल प्रॉपरली होगा लेकिन रन नहीं होगा। तो हम लोग भी हमारी शुरुआत टर्बो C++ से करेंगे, बेसिक्स 1 या 2 दिन, 2 लेक्चर 3 लेक्चर तक। फिर हमारी पूरी जर्नी जो है वो हम लोग विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट पे ही लेके जाएंगे, क्लियर। जो लेटेस्ट कंपाइलर्स के साथ में हमको आगे बढ़ना है, सारी वर्किंग करना है, लेटेस्ट जो IDE काम करते हैं। अगर आप कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे तो वहाँ जिन कंपाइलर्स पे आपका प्रोग्राम टेस्ट होगा, हम लोग भी हमारी सारी प्रैक्टिस, सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं प्लेटफॉर्म पे सीमित रखेंगे, क्लियर। जिससे कि आपको लर्निंग टाइम में, और जब आप कोई कॉम्पिटिटिव फेस करो, जब कोई किसी कम्युनिटी चैलेंज में आप कहीं हो, कहीं हैकेथॉन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्लियर। जब हम आगे DSA की जर्नी करेंगे, जब हमें STL की नीड होगी, तो सब कुछ आपको अप्रोप्रिएट लेवल पर पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा आज का कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है। फिर भी कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, आपको अगर लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर जरूर करिए अपने साथियों के साथ में, लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जर्नी इतनी अमेजिंग होने वाली है। ये आपको अगले कुछ दिनों में स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि हम किसी भी लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो उसको कितनी डेप्थ में सीखना जरूरी है। तब जाके हम हमारी ड्रीम जो कंपनीज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि जहां हमें पहुंचना है, जिनको क्रैक करना है, उस लेवल का फाउंडेशन हम लोग डेवलप कर पाएंगे। इसलिए हमारी सीरीज का नाम भी आप लोगों ने देखा होगा, प्रोग्रामिंग फाउंडेशन यूजिंग C and C++। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, गुड बाय।